हेलो दोस्तों। आज हम आपको भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के बारे में बताएंगे। क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी होती है? जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है। जनसंख्या वृद्धि है, यह आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। समझिए आप, एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण किया जाता है। तीन अवस्थाएं हैं मूलभूत। ये देखिए, प्रथम अवस्था क्या है? अल्प विकसित देश। कौन से हैं? ये देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं, में कुछ नहीं होता है, अतः इस समाज में जनसंख्या की वृद्धि कम होती है। इस प्रकार के समाजों में जैसे कि अफ्रीका की जन्म दर उच्च होती है क्योंकि लोग छोटे परिवारों से होने वाले लाभों से अनभिज्ञ होते हैं, और मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तथा जनसंख्या कम होती है। समझ आ गया आपको? द्वितीय अवस्था में क्या है, जो हमारी अवस्था है, विकासशील देश। इस देशों में जन्म दर मृत्यु दर दोनों का ही बहुत ऊंचा स्तर होता है। विश्व संवृद्धि दर भी निम्न होती है, साथ ही जन्म दर उच्च होती है। देशों का समाज पुरुषवाद वाला होता है और पुरुष ही ये निर्णय करते हैं कि कितने बच्चों को जन्म दिया जाए और वे बालकों को प्राथमिकता देते हैं। इन समाज के लोग अज्ञानी तथा अशिक्षित होते हैं। मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तृतीय अवस्था देखिए, विकसित देश, जो यूरोप के देश है। जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तथा गर्भ निरोधी उपायों का उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण अवेलेबिलिटी के कारण मृत्यु दर भी कम होती है तथा जनसंख्या कम होती है। संक्रमण की अवस्था पिछड़ापन तथा निपुण जनसंख्या के बीच की अवस्था क्या होता है? देखिए, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी ऊंची होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण तथा आधुनिक चिकित्सा तकनीकी के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, और इसी वजह से संक्रमण काल विस्फोट जनसंख्या से जुड़ा होता है। माल्थस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य हैं? देखिए, अंग्रेज राजनीति अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जीवन निर्वाह के साधनों से भूमि और कृषि की तुलना में मानवीय जनसंख्या की वृद्धि की दर तेज होती है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि कृषि का उत्पादन अंकगणितीय गति से होता है। जनसंख्या पर नियंत्रण का प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, बीमारियां इत्यादि असंभावी हैं। यह खाद्य आपूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलित स्थापित करने का प्राकृतिक तरीका है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अनुसार इस तरह के प्राकृतिक निरोध काफ़ी कष्टकारी तथा कठिन होते हैं। यद्यपि जनसंख्या तथा आजीविका के बीच संतुलन का काम मृत्यु दर में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप करता है। जन्म मृत्यु दर देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जन्म दर मृत्यु दर से क्या है समझिए। जनसांख्यिकी में जन्म दर तथा मृत्यु दर आधारभूत अवधारणाएं हैं। क्या है? जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है। समझ बात को? पूरा देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, प्रादेशिक इकाई भी हो सकता है। एक निर्धारित अवधि के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या से कैसे व्यक्त करते हैं?
जन्म दर की निम्नलिखित विधि से व्यक्त किया जाता है। इसे B/P इंटू 100। B मीन्स हो गया बॉर्न, P मीन्स हो गया पॉपुलेशन, और 100 समझ गए परसेंटेज में आ जाएगा। यह कच्चा जन्म दर है क्योंकि इसमें आयु के व्यक्त करने वाले अनुपात को सम्मिलित नहीं किया गया। जन्म दर को एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जन्म दर पर उल्लेखनीय रूप से वातावरण की स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, विवाह की आयु, प्रजनन क्षमता, धार्मिक विश्वासों, शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में है जो एक पूरा देश, राज्य, कोई प्रादेशिक इकाई भी हो सकता है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या से। समझ गए? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या से। धीमी जन्म दर का कारण क्या है? जन्म दर सापेक्ष रूप से धीमी होती है जबकि मृत्यु दर तेजी से कम किया जा सकता है। इसके निम्नलिखित कारण: सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनेक उपाय तथा चिकित्सीय प्रगति मृत्यु दर को तत्काल नियंत्रित कर सकती है। सभी अच्छा स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन चाहता है। जीवन से लगाव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उच्च श्रेणी की बेहतर चिकित्सा तथा तकनीकी सेवाओं की मदद लेता है। स्वाभाविक है। और जन्म दर का संबंध चूंकि लोगों की मनोवृत्ति, विश्वास तथा मूल्य से है, इसलिए यह उच्च बना रहता है। जन्म दर का संबंध धार्मिक विश्वास से भी है तथा पूर्णतः यह एक सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना है जिसमें काफी धीमी गति से परिवर्तन होता है। अगर भारत के कौन से राज्य हैं जनसंख्या समृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्ति के बहुत नज़दीक हैं? कौन से राज्यों में अब भी जनसंख्या समृद्धि की दरें बहुत ऊंची हैं? आपकी राय बताइए। प्रतिस्थापन स्तर से तात्पर्य उस समृद्धि की दर से है जो पुरानी पीढ़ी के लोगों के मरने के उपरांत उस स्थान की पूर्ति के लिए नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रतिस्थापन नाम से समझ लीजिए। अभिप्राय है कि 2 बच्चों के जन्म के साथ ही प्रतिस्थापन स्तर पूरा हो जाता है। समझ गया? 2 बच्चे हो गए का प्रतिस्थापन स्तर पूरा हो गया। प्राप्त करने वाले राज्य क्या है? नागालैंड, मणिपुर, केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और पंजाब। निकटतम स्तर को प्राप्त किया है मिजोरम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। लेकिन तीव्र जनसंख्या वृद्धि कहाँ होती है? देखिए जरा, MP, बिहार, UP और राजस्थान। यहाँ नहीं होने वाला कुछ, यहीं तो बड़ा है, बड़ा चल रहा है। क्षेत्र तथा क्षेत्रीय विभिन्नताएं। विभिन्न प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में विभिन्नता क्या? विभिन्न प्रदेशों की सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं। आतंकवाद, युद्ध जैसी स्थिति तथा उपद्रव की स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी रहती है। अनेक राज्यों में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में असमानता है और गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने BPL में क्या है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। और सामाजिक सांस्कृतिक लोगों का धार्मिक विश्वास है कि अधिक बच्चों मतलब आपके उपार्जन के लिए अधिक हाथ है। ऐसा नहीं है, ये कहना चाहिए मुस्लिम जातियों में होता है लेकिन आजकल वो भी नहीं करते हैं। ठीक है। जनसंख्या की आयु संरचना क्या है? भारत एक युवा जनसंख्या देश वाला देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या 15 से 64 आयु वाले लोगों की है और भारत के लोगों की आयु का औसत अधिकांश देशों से कम है। जनसंख्या की आयु यह दर्शाती है कि जनसंख्या के सापेक्ष भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोगों का अनुपात क्या है। 15 वर्ष से कम आयु के लोगों का अनुपात 1971 में 42% था, 11 में 31 हो गया, 15 से 64 का
तो 53 से 63 हो गया। और दैनिक चिकित्सीय सुविधाओं का विकास विभिन्न तरह के रोगों पर काबू पाने के लिए पश्चात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि इत्यादि ने देश की आयु को संरचना में प्रस्तुत किया है। समूह क्या रखेंगे हमने, 0 से 14 और 15 से 59, ये हमारे क्या रहे हैं, समूह रहे हैं आयु का 0 से 14 और 15 से 59। समझ में आया आपको बात? आगे देखिए, और 60 प्लस जो ज़्यादा हो गए हैं वो कौन से व्यक्ति कहलाते हैं, Z। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार जनसंख्या प्रेषक विषय तकनीकी समूह के आंकड़े 1996-2006 पर आधारित हैं। 15 से कम आयु के लोगों का प्रतिशत 1971 में 42 था, 2011 में क्या हो गया 29-26 तक 30% हो जाने का अनुमान है। इसका अर्थ है कि बाद में जन्म दर में कम से गिरावट आ रही है। भैया पहले लोग 3 करते थे, 4-6 करते थे, अब 2 में आ गए, तो एक ही बहुत है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता ही हैं, इसलिए आर्थिक विकास के संबंधी की उपयोगिताएं क्या क्या हैं वही हैं जो हमने आपको पहले बताया हुआ है। स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है ये देखिए, स्त्री पुरुष लिंग अनुपात क्या है, यह एक किसी विशेष क्षेत्र विशेष में निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक आवश्यक सूचक है लिंग अनुपात। ऐतिहासिक रूप से विश्व के ज़्यादातर देशों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बताओ, इसके 2 कारण हैं। बालिका शिशु में बाल शिशु की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा बीमारियों से प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। ज़्यादातर समाजों में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा दीर्घजीवी होती हैं। भारत में 1 शताब्दी से ज़्यादा वर्षों से स्त्री पुरुष अनुपात में बड़े पैमाने पर निरंतर कमी आई है। अभी 20वीं शताब्दी में 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं, 21वीं में 933 हो गई। समझिए बात को, आप क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पुरुष प्रधान है, सब देशों में स्त्री प्रधान है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया में स्त्री अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। भारत में अभी माता पिता बालकों को ही प्राथमिकता देते हैं। ऐसा मूलतः सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणों से होता है। कृषि के समाज होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या कृषि की देखभाल के लिए बालकों को अधिक मान्यता देते हैं, किंतु बाल शिशु को अधिक मान्यता देने का संबंध निश्चित रूप से आर्थिक कारणों से नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र भारत के समृद्ध राज्य तथा वहाँ बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक होना चाहिए था, किंतु स्थिति इसके जस्ट विपरीत है। शिशु लिंग अनुपात क्यों होता है? 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 बालकों में 350 बालिका शिशु हैं। बालिकाओं की भ्रूण हत्या होती है, अज्ञानता, गरीबी तथा संसाधनों के अभाव कारण नहीं होती। बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह की मानसिकता ही भारत में इस निम्न स्त्री अनुपात का कारण है। शिशु लिंग अनुपात का प्रभाव क्या पड़ता है? यदि निम्न शिशु लिंग अनुपात जारी रहा तो हमारी सामाजिक संरचना पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। इससे महिलाओं से संबंधित कानून व्यवस्था की स्थिति पर इससे महिलाओं से संबंधित कानून व्यवस्था की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जागरूकता का अभाव, अज्ञानता, संकुचित प्रवृत्ति के कारण भारतीय समाज में लोग स्त्री को समान दर्जा नहीं देते। बुढ़ापे में बेटा सहारा है, आजकल कोई बेटा जो सहारा नहीं है। कल बेटा है उनके आवास, परंपराओं, खान पान तथा अन्य जिम्मेदारियों को निभा सकता है। आर्थिक कारण भी, पैसे से कैसी हैं तो लड़कियां नहीं करेंगी, कर सकती हैं। धार्मिक तथा अंधविश्वास, सांस्कृतिक विश्वास बने रहेंगे। किसी देश की तुलना में भारत में अधिक मातृ मृत्यु दर के क्या कारण है बताइए? पिछड़ापन तथा गरीबी पहला, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, जागरूकता की कमी। भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने 264 जिलों में 264 जिलों में प्रभावकारी कदम उठाए हैं।
यहाँ लगभग 70% मातृ तथा शिशु मृत्यु होती है। गंभीरपूर्वक एक माँ तथा शिशु खोज पद्धति का क्रियान्वयन कर रही भारत सरकार। इसके अंतर्गत गर्भ धारण करने वाली प्रत्येक महिला की सूची बनाई जाती है और उनका संस्थागत प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल तथा नवजात बच्चे का प्रशिक्षण किया जाता है। 3.5 बिलियन खर्च करने की भी घोषणा की गई है। मेरा आज आपका चैप्टर। आप सभी का इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद।